हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशीष सर अपने यूट्यूब चैनल आशीष मैथ्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज कक्षा 9 के विषय गणित पाठ 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.2 के आगे के क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन 5वां है √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। यहाँ पर हमने अभी तक परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करना सीखा है पिछली कक्षाओं में संख्या रेखा पर, लेकिन अभी तक अपरिमेय संख्याओं का निर्धारण हम लोग नहीं सीख पाए हैं। तो आइए आज सीखते हैं कि √2 को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस प्रमेय में जाएं, पाइथागोरस प्रमेय में हम देखें कि 2 जो आएगा वो 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, मतलब लंब अगर 1 है और आधार 1 है तो दोनों का वर्ग 1 का वर्ग 1 होता है और इस 1 का वर्ग भी 1 होगा, तो अर्थात 2। तब हमारा कर्ण 2 आ जाएगा, अर्थात कर्ण का वर्ग 2 आएगा तो कर्ण स्क्वायर यहाँ पर √2 हमारा आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो मतलब संख्या रेखा पर हमें एक वर्ग इकाई का लंब लेना है और एक इकाई का लंब लेना है और एक इकाई का ही हमें आधार लेना है। तो हमारा जो कर्ण आएगा वो √2 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक संख्या रेखा बनाते हैं। इस तरीके से अब हम यहाँ पर इसमें 0 कहीं पर मान लेते हैं। मान लिया ये हमारा 0 है। अब चूंकि संख्या रेखा पर प्रत्येक संख्या के बीच समान अंतराल होता है, तो यहाँ पर समान अंतराल लेंगे। 1+1 हो गया, a+2 हो गया हमारा। चूंकि ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। यहाँ पर 0 से 1 इन दोनों को हमने ये 1 वर्ग इकाई आधार हमने ले लिया। यहाँ पर इसको a मान लेंगे और इस बिंदु को हम b मान लेंगे। अब यहाँ पर जो हमें लंब लेना है, सबसे पहले तो लंब डालना होगा और वो भी हमें 1 वर्ग इकाई का लेना है। तो लंब डालने के लिए प्रकार में कोई भी दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे इस तरीके से। अब जहाँ पर रेखा को प्रकार बिंदु चाप काट रहा है उस बिंदु पर प्रकार की नोक रख के एक चाप लगाएंगे। फिर उस जो चाप लगाया, जो दूसरे चाप को काटा है वहाँ पर रखकर एक चाप लगाएंगे। फिर एक चाप ऊपर की ओर इसी बिंदु से लगाएंगे। फिर दूसरे बिंदु पर प्रकार की नोक रख के एक चाप लगा देंगे इस तरीके से। और इन दोनों चापों को हम इन जो एक दूसरे को चाप काट रहे हैं उसको और नीचे जो बिंदु है उन दोनों को मिलाती हुई एक रेखा खींच लेंगे इस तरीके से। अब चूंकि एक ही वर्ग इकाई का हमें लंब भी लेना है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वही दूरी हम इस पर ले लेंगे इस तरीके से। ये हमने दूरी भर ली। अब ये हम काट लेंगे इस पे। इस बिंदु का नाम हम C ले लेंगे और इस बिंदु को A से मिला देंगे, अर्थात CA को आपस में हम मिला देंगे इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर हमें समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया। चूंकि ये A से लेकर B तक एक इकाई है और B से लेकर C तक भी एक इकाई ही है हमारा। अब अगर इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से देखें तो हमारा AC जो है वो √2 इकाई का आ जाएगा। अब हमने जो किया है उसको हमें लिखना भी है। अब हम लिखेंगे हल। सबसे पहले तो हमने एक संख्या रेखा खींची, लिखेंगे सर्वप्रथम एक संख्या रेखा खींची जिसमें
0 को ए तथा 2 को बी बिंदु मान लिया। ए और बी माना था। उसके बाद हमने एक लंब डाला था ए बी पर, ए बी के बिंदु सी पर बी सी लंब डाला था। तो लिखेंगे ए बी के बिंदु बी पर एक लंब बी सी इस प्रकार खींचा, इस प्रकार खींचा कि ए बी बराबर बी सी बराबर 1 इकाई। इस प्रकार हम खींच लेंगे। और उसके बाद हमने ए सी को मिलाया था। लिखेंगे ए को सी से मिला दिया। जब ए को हमने सी से मिला दिया तो हमें एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हुआ, जिससे हमें एक समकोण त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। ABC प्राप्त हुआ। अब हम त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग अर्थात AC का वर्ग बराबर आधार AB का वर्ग प्लस लंब BC का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर AB 1 वर्ग इकाई है तो 1 का वर्ग प्लस BC भी 1 है तो 1 का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2, अर्थात हमारा जो AC है वो आ जाएगा √2। अब चूंकि हमें AC की लंबाई मालूम हो गई, इस संख्या रेखा के आधार पर जो √2 की लंबाई होगी वो AC के बराबर होगी। अब लिखेंगे प्रकार में AC दूरी लेकर बिंदु अब सबसे पहले हम √2 को निर्धारित करेंगे। तो प्रकार में AC दूरी ले लेंगे। ये इस प्रकार हमने प्रकार में AC दूरी ले ली और केंद्र A बिंदु को मानेंगे और नीचे की ओर हम एक चाप लगाएंगे इस प्रकार से, इस तरीके से। अब हम देख सकते हैं जो संख्या रेखा है उसको वो चाप एक बिंदु पर काट रहा है, तो उस बिंदु का नाम हम P ले लेंगे। अब हम देख सकते हैं चूंकि AC दूरी थी हमने ली थी जो √2 के बराबर थी, तो बिंदु A जो है अर्थात 0 से जो P बिंदु है वो भी उसी दूरी पर है जिस दूरी पर C था A से। अब चूंकि A वाली दूरी √2 वर्ग इकाई है तो A वाली दूरी भी √2 वर्ग इकाई होगी। इससे स्पष्ट होता है कि P बिंदु जो है वो √2 है, अर्थात √2 का जो संख्या रेखा पर निर्धारण होगा वो P बिंदु कर रहा है यहाँ पर। अब यही चीज़ हम अपनी भाषा में लिख रहे हैं। प्रकार में ऐसी दूरी लेकर बिंदु A को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो संख्या रेखा को बिंदु P पर काटता है, बिंदु P पर काटता है, जिससे AC बराबर AP बराबर √2 इकाई। अर्थात चूंकि
AC और AP आपस में बराबर होंगे क्योंकि दोनों अंडर रूट 2 हैं। तो लिखेंगे अतः बिंदु P संख्या रेखा पर अंडर रूट 2 को निरूपित करता है। हमारा सिद्ध हो गया कि अंडर रूट 2 जो है वो P बिंदु है। P बिंदु, चूंकि हमें सिद्धि करना था कि संख्या रेखा पर, किसी भी संख्या रेखा पर अंडर रूट 2 किस स्थान पर होगा। अब जैसे हमने एक वर्ग इकाई यहाँ पर इतनी बड़ी ली थी, यदि आप इससे ज़्यादा बड़ी लेंगे तो संख्या रेखा के आधार पर ही उसको निरूपित किया जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। अब यहाँ पर हमें अंडर रूट 3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो अंडर रूट 3 को अगर हम 3 को कर्ण मान लें, अंडर रूट 3 को, तो हमारे जो फैक्टर होंगे वो अंडर रूट 2 का वर्ग होगा और 1 का वर्ग होगा। अर्थात एक रेखा हमारी जो होगी वो अंडर रूट 2 वर्ग इकाई की होनी चाहिए लंब और आधार में, और एक रेखा हमारी 1 वर्ग इकाई की यहाँ पर होनी चाहिए। अब अंडर रूट 2 वर्ग इकाई की रेखा लाने के लिए अंडर रूट 2 वर्ग इकाई की रेखा कोई कर्ण ही हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अंडर रूट 2 को जैसे निरूपित करते हैं उसी प्रकार का हमें एक चित्र बनाना होगा, जो कि हमने पहले क्वेश्चन में बनाया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ तक पूरा चित्र हम बना लेंगे बिल्कुल सेम, और यहाँ तक हम AC का मान अर्थात जो अंडर रूट 2 है ये भी हम निकाल लेंगे। यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ था अंडर रूट 2 इकाई, इस तरीके से। अब जब हमारा अंडर रूट 2 इकाई एक रेखा आ जाएगी तो हम इसको आधार मान लेंगे। तो जब हम इसको आधार मानेंगे तो हमें एक लंब की आवश्यकता पड़ेगी जो 1 वर्ग इकाई का होना चाहिए। तो एक वर्ग इकाई का निकालने के लिए हम यहाँ पर एक लंब डालेंगे बिंदु C पर, AC को आधार मानकर। तो प्रकार में कोई दूरी लेकर एक हम चाप लगाएंगे सर्वप्रथम लंब डालने के लिए। फिर जहाँ पे चाप ने आधार को काटा है उस बिंदु पर को केंद्र मानेंगे और एक चाप लगाएंगे। फिर दोनों जहाँ चाप काट रहे हैं एक दूसरे को उस पर उसको केंद्र मानेंगे और एक चाप पर लगाएंगे और एक ऊपर की ओर लगा देंगे इस तरीके से। फिर दूसरे चाप के केंद्र पर रखेंगे और एक चाप ये लगा देंगे। अब हम C बिंदु को उन दोनों चापों ने जो जिस बिंदु पर काटा है उस बिंदु को और C बिंदु को आपस में मिला लेंगे इस तरीके से। अब प्रकार में हम दूरी भरेंगे 1 वर्ग इकाई की संख्या रेखा के अनुसार। ये इस तरीके से भर ली हमने दूरी 1 वर्ग इकाई की। अब बिंदु C को केंद्र मानकर एक चाप लगा देंगे इस तरीके से, और जिस बिंदु पर उस लंब रेखा को वो काट रहा है उस बिंदु को A से मिला देंगे। ये हमने मिला दिया। अब हमारा A अंडर रूट 2 इकाई का हो गया और A वाला जो है वो हमारा अंडर रूट 1 इकाई का हो गया। इतना हमें प्राप्त हो गया। अब अगर हम कर्ण इसका निकालें, चूंकि ये भी एक समकोण त्रिभुज हमें प्राप्त हुआ है जिसकी आधार है अंडर रूट 2 इकाई और लंब है 1 इकाई, तो इसका जब हम कर्ण निकालेंगे, इसका नाम रख लें D, तो जो AD दूरी होगी वो हमारी अंडर रूट 3 इकाई आ जाएगी। अब यहाँ पर चूंकि हमने P बिंदु इसको माना था तो इसको नहीं मानेंगे अभी हम, क्योंकि ये तो हमें यहाँ पर निर्धारित करना है अंडर रूट 3 को, तो इसको हम हटा देंगे यहाँ से। और ये चाप भी हमें नहीं लगाना है, ये वाला जो अंडर P को निर्धारित कर रहा था। अब हम आगे क्या करेंगे आइए देखते हैं। तो जब हमारा अंडर रूट 2 आ जाएगा उसके बाद हम फिर लिखेंगे
AC को आधार मानकर बिंदु C पर एक लंब CD इस प्रकार खींचा कि CD बराबर AB बराबर एक मात्रक के बराबर ले लेंगे। फिर उसके बाद हमने A को D से मिलाया है, तो लिखेंगे A को D से मिला दिया, A को D से मिला दिया, जिससे हमें एक समकोण त्रिभुज ACD प्राप्त हुआ। जब हमने A को D से मिलाया था तो देख सकते हैं A, C और D एक हमें समकोण त्रिभुज मिला था। अब लगाएंगे इस समकोण त्रिभुज में, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACD में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण मतलब AD का वर्ग बराबर आधार AC का वर्ग प्लस लंब CD का वर्ग। तो AD का वर्ग बराबर AC जो हमारा √2 है तो √2 का वर्ग प्लस CD हमारा 1 है तो 1 का वर्ग। तो AD का वर्ग बराबर √2 का वर्ग हमारा 2 होता है और 1 का वर्ग 1 होगा। तो AD का वर्ग बराबर 3 आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम AD निकालेंगे तो हमारा √3 इकाई के बराबर आ जाएगा। AD हमारा आ गया। अब हमें √3 इकाई दूरी ही ज्ञात करनी थी संख्या रेखा पर, तो हमें √3 हमें मालूम हो गया कितना लंबा है इस संख्या रेखा के अनुसार। तो यहाँ पर इसके बाद √3 की दूरी भर लेते हैं। AD है, भरेंगे दूरी और उसी दूरी से नीचे की ओर एक चाप लगाएंगे इस तरीके से, जो संख्या रेखा पर इस बिंदु पर काटेगा वो बिंदु उसी √3 को निर्धारित करेगा। इसको P बिंदु मान लें। ये हो गया हमारा √3। इसी प्रकार अब हम लिखेंगे आगे प्रकार में AD दूरी लेकर बिंदु A को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, जो संख्या रेखा को बिंदु P पर काटता है, B पर काटता है, जिससे AD बराबर AP बराबर √3 मात्रक। यहाँ पर हमें मालूम हो गया कि जो AD है वो √3 मात्रक था, चूँकि A को केंद्र माना है वही दूरी लेकर चाप लगाया है,
तो AP भी √3 के बराबर होगा। अतः संख्या रेखा पर बिंदु P √3 को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से शेष क्वेश्चंस भी इस तरीके के कर सकते हैं। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 0.15 तथा 0.16 के बीच 3 अपरिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो संख्याएं दी गई हैं, इन दोनों के बीच में 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अब हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्याओं के जो दशमलव प्रसार होते हैं वो अनावर्ती अनवसानी होते हैं। जैसे 0.15 115 1115 11115 अर्थात इसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसलिए ये अपरिमेय संख्याओं के दशमलव कहे जाते हैं। क्योंकि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार दो तरीके के होते हैं, अशांत आवर्ती और शांत दशमलव। चूंकि ये अपरिमेय संख्याओं के दशमलव हैं, तो देखो 0.15 क्वेश्चन नंबर 7 हल 0.15 तथा 0.16 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं। 3 अपरिमेय संख्याएं क्या क्या होंगी? 0.15, अब यहाँ पर कोई भी संख्या आगे ले सकते हैं जो इस तरीके की हो, 2 3 2 2 3 2 2 2 3 डैश। इस प्रकार से एक संख्या तो हमारी ये हो गई। दूसरी संख्या लेते हैं तो 0.15 03 003 0003 डैश। इस तरीके की भी हो सकती है। अगली हम संख्या और अगर लेना चाहें तो 0.15 86 886 8886 डैश। अर्थात इसमें अंक बढ़ते जाते हैं, एक अंक सेम चलेगा, एक अंक बढ़ेगा, या एक अंक घटेगा, एक अंक सेम चलेगा, इस तरीके से। अर्थात वो अंकों की पुनरावृत्ति इसमें नहीं होती है कि वही अंक लौट के वापस आ जाएं। तो इस प्रकार से हमने 3 ज्ञात किए हैं। ऐसे भी आप कई अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अगर कोई परिमेय संख्या दी गई है, 2 परिमेय संख्याएं दी गई हैं, तो उनके बीच अगर कोई भी अपरिमेय संख्या लानी है तो वहाँ पर सबसे पहले परिमेय संख्या को दशमलव परिमेय संख्या में चेंज कर लेंगे दोनों को, फिर उन दोनों के बीच की अपरिमेय संख्या हम इसी प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच चुके। धन्यवाद।